Hello, myself Dr. Rajendra Kumar, Associate Professor in Chemistry, Government Girls College चोमू। तो प्रीवियस क्लास में हमने संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी प्रारंभ की थी और उस प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण तत्व हैं उनके लिए हमने जो उनके अभिलाक्षणिक गुण हैं उनका अध्ययन प्रारंभ किया था। उसमें दो बिंदु अपने कंप्लीट हुए थे। पहला था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा था परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याएँ। उसके पश्चात जो अगला बिंदु है इसमें वो है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है। जैसा आप जानते हैं कि किसी तत्व की आयनीकरण ऊर्जा अथवा आयनन विभव उस ऊर्जा को कहते हैं जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक हो। अर्थात पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण बल से दूर ले जाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम उसकी आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ में जितने प्रबल आकर्षण बल से जुड़ा होगा उस तत्व का आयनन विभव उतना ही अधिक होगा। तो जैसा कि प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी है उसमें यदि हम एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के आकार में कमी होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो जैसा उसके आकार में कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के नज़दीक आ जाते हैं और नाभिक के नज़दीक आ जाते हैं इसका मतलब कि उनको नाभिक से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है आपका स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, हम बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आगे इसके प्रथम आईपी के मान दे रखे हैं। उसके बाद में सेकंड जो द्वितीय आईपी है, आयनन विभव है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है के मान दे रखे हैं, फिर थर्ड के दे रखे हैं। सभी में बिल्कुल सिंपल एक ही पैटर्न फॉलो होता है कि यदि हम फर्स्ट आईपी की बात करें तो इसके अंदर ये क्रमिक रूप से बढ़ रहे हैं। उसका कारण यही है कि ओवरऑल यदि अपन नेट रिजल्ट देखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी होती है। ठीक इसी प्रकार कि इसके जो आयनन विभव के मान है इसको चित्र में भी एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आईपी है उनके मान। तो इससे जो चित्र में इनके जो दे रखे हैं उसको देखिए आप कि एस ब्लॉक के कैल्शियम व पी ब्लॉक के गैलेनियम दोनों से ही अधिक है प्रथम आयन विभव का मान। स्कैंडियम से जिंक तक जाने में क्रमशः बढ़ते हैं लेकिन इनके मानों में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्यों नहीं है ये विशेष अंतर? इसका कारण है कि जब परमाणु संख्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से आयनन विभव के मान में वृद्धि हो जाती है, लेकिन भीतर में जो परिरक्षण प्रभाव इलेक्ट्रॉनों का उसकी वजह से नाभिकीय आवेश में जो वृद्धि होती है उसका प्रभाव थोड़ा सा नष्ट हो जाता है, जिसके कारण इनके मानों में विशेष परिवर्तन नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से यदि दूसरे आयनन विभव का मान अर्थात धन आवेशित आयन से एक और इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाएं तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान भी क्रमशः स्कैंडियम से जिंक तक जाने में बढ़ता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे नंबर 1, क्रोमियम के द्वितीय आयनन विभव का मान वैनेडियम व मैंगनीज दोनों से अधिक है। क्यों है ये आप जानते हैं। ठीक इसी प्रकार कॉपर के द्वितीय आयनन विभव का मान निकिल व जिंक से ज़्यादा है। क्यों है? दोनों अपवादों का कारण समान है,
आप जानते हैं कि अर्धपूरित, पूर्णपूरित व रिक्त कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। इसी कारण इनके आईपी के मान ज़्यादा हैं। एक धनावेशित क्रोमियम का विन्यास 3D5 है, अर्थात 3D अर्धपूरित कक्षक है। ठीक इसी प्रकार कॉपर में धन आवेशित आयन का विन्यास 3D10 है, अर्थात 3D कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। चूँकि दोनों ही स्थितियाँ अत्यंत स्थायी है, अतः इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि क्रोमियम व कॉपर के द्वितीय आयनन विभव के मान अपवाद रूप से अधिक होते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट है रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल है। इसमें भी देखिए चित्र बना रखा है। चित्र में आप देखिए कि इसमें कि माना एक सेल के एक भाग में हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दूसरे भाग में 298 केल्विन के ऊपर किसी धातु आयन के 1 मोलर 1 m विलियन में उस धातु के इलेक्ट्रोड को लगाते हैं और इन दोनों से एक सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो सेल का जो विभव आता है वह उस धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर आता है। क्योंकि इसमें हमने एक तरफ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, अतः उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। तो दोनों की जो अर्धशैल अभिक्रियाएं हैं यहाँ पर कि 2 हाइड्रोजन मेटल जो है वो इसमें आपका कन्वर्ट होता है मेटल प्लस आयन में और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार 2 हाइड्रोजन प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरी अभिक्रिया को हम इस प्रकार अभिक्रिया नंबर 3 जो समीकरण नंबर 3 है उसके अनुसार लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कि अतः उक्त सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होगा तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी, अर्थात ऐसी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। बिल्कुल ये कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न भी कि कौन सी धातुएं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं अम्लों के साथ क्रिया करके। बिल्कुल सिंपल इसका आंसर यहाँ है आपका कि यदि इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक प्राप्त होता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी और ये ऐसी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। यदि सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक हुआ तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, अर्थात ऐसी जो धातुएं होगी अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर पाएंगी। किसी धातु के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान सदैव अपचयन विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के रूप में लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी धातु आयन के अपचयन के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव अथवा रेडॉक्स विभव भी कहते हैं। तो मानक अपचयन विभव का मान यदि ऋणात्मक है तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि धातु अपचायक प्रकृति की है, लेकिन मानक अपचयन विभव के धनात्मक मान धातु की आक्सीकारक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसीलिए एक सारणी दी हुई है इसके अंतर्गत जिनके विभिन्न जो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के मान दिए हुए हैं। तो इस सारणी से हम अवलोकन करके निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे नंबर 1 पहला जो निष्कर्ष है वो है कोबाल्ट +3 कोबाल्ट पेयर। दूसरा है कॉपर प्लस कॉपर धातु। ठीक इसी प्रकार कॉपर +2 कॉपर। युग्मों के लिए E0 का मान धनात्मक है, अर्थात कॉपर के अतिरिक्त समस्त धातुओं को अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करना चाहिए। यद्यपि ये मान सेकंड पॉइंट है, यद्यपि ये मान S ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के मान से कम है, फिर भी कॉपर अपवाद को छोड़कर ये सब मान ऋणात्मक हैं। अतः इन्हें धीरे धीरे ही जल के साथ भी क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करना चाहिए और इस प्रकार इन्हें तीव्र अपचायकों की भांति व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मैंगनीज के अतिरिक्त अन्य सभी
धातुओं का जल व अम्लों के प्रति उदासीन रहना ही प्रमुख लक्षण है। मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मान होने के बावजूद संक्रमण धातुएं क्रियाशील नहीं होती हैं, क्योंकि इसके दो कारण हैं कि उनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, फिर भी वो क्रियाशील नहीं होती हैं। क्यों? इसके दो कारण हैं। नंबर 1, अधिकांश धातुओं पर उनके ऑक्साइडों की एक परत सी चढ़ी रहती है जो धातुओं को रक्षित किए रहती है, प्रोटेक्ट किए रहती है, ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। दूसरा बिंदु है इसके अंतर्गत कारण कि इनके आयनन विभव तथा वाष्पीकरण ऊर्जा के मान उच्च तथा इनके आयनों के जल योजन उष्मा के मान निम्न होते हैं। कि इनकी वाष्पीकरण ऊर्जा के मान हाई होते हैं, इनके आयनों के जल योजन ऊर्जा के मान कम होते हैं, जिसके कारण ये धातुएं क्रियाशील नहीं होती। ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका मान ऋणात्मक होने के बावजूद भी संक्रमण धातुएं, मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होने के बावजूद भी संक्रमण धातुएं क्रियाशील नहीं होती हैं। तो ये दो बिंदु विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके पश्चात जो अगला बिंदु दे रखा है वो है इसके अंतर्गत कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं। संक्रमण धातुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक गुण है कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। परिवर्तनीय संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसका एक सिंपल छोटा सा आंसर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्यों करते हैं? बिल्कुल सिंपल कि सबसे पहले तो हम कि इसकी जो तत्व की संयोजकता है इसको हम परिभाषित करेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाता है यदि उसके यौगिक के अन्य परमाणुओं को आयनों के रूप में उससे पृथक कर दिया जावे। यानी कि किसी भी मेटल आयन पर, किसी भी तत्व पर जो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, उसके साथ जुड़े हुए अन्य जो आयन हैं उनको उसके आयनों के सहित बाहर कर दिया जाए, आवेश के सहित उसको निकाल दिया जाए, तो शेष बचा हुआ जो आवेश होगा वह उस धातु की या उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल MgCl2 में Mg से जुड़े हुए दोनों Cl परमाणुओं को Cl- के रूप में निकाल दिया जाए, तो निकालने के बाद में इसके ऊपर Mg के ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज शेष रहता है, अर्थात मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। संक्रमण धातुओं के बाह्यतम कोष या संयोजकता कोष में तो एक अथवा दो ही इलेक्ट्रॉन है, अतः इन सब की ऑक्सीकरण अवस्था +1 या +2 होनी चाहिए। और स्कैंडियम के अतिरिक्त बाकी सारे तत्व +2 अवस्था दर्शाते हैं। कॉपर की +1 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, स्कैंडियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं होती है, क्योंकि बचे हुए D इलेक्ट्रॉन को त्यागने के पश्चात यह उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है, अतः इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 अधिक स्थायी होती है। तो सबसे पहला बिंदु तो यह है कि संक्रमण तत्वें ये विभिन्न प्रकार की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं। उसका उत्तर बिल्कुल सिंपल है कि इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें 4s व 3d कक्षकों के ऊर्जा स्तर में बहुत कम अंतर होता है, अर्थात ऑक्सीकरण अवस्था निर्धारण में 4s व 3d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अतः संयोजकता कोष 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात यदि 3d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों तो वे भी शीघ्रता से आयनित होकर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके बीच का ऊर्जा अंतराल कम होता है। इस प्रकार इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। यही कारण है कि ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त संक्रमण तत्व विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हैं। और इसमें जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि मैंगनीज जो है वो 7 + 7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जिससे उसका जो विन्यास है वो D0 हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम इस जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दे रखी हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण और करेंगे कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या बढ़ती जाती है।
क्योंकि इसमें अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। किसी धातु की कौन सी आक्सीकरण अवस्था अस्तित्व में आती है, यह धातु लिगेंड तंत्र की रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर निर्भर करता है। जैसे वेनेडियम धातु हैलोजनों के साथ क्रिया करके पेंटाफ्लोराइड VF5, टेट्राक्लोराइड VCl4 व ट्राई ब्रोमाइड VBr3 बनाता है। कारण है कि +5 आक्सीकरण अवस्था में वेनेडियम इतना तीव्र आक्सीकारक होता है कि इसके संपर्क में Br- यह I- आयोडाइड जैसे तीव्र अपचायक आयनिक अवस्था में ही रह ही नहीं सकते हैं, परंतु हैलोजनों के रूप में मुक्त हो जाते हैं और वेनेडियम +3 आक्सीकरण अवस्था में आ जाता है। F- जैसे छोटे आकार एवं अधिक विद्युत ऋणता वाले आयन अत्यंत कठिनाई से आक्सीकृत होते हैं। अतः +5 आक्सीकरण अवस्था में वेनेडियम VF5 जैसे यौगिक बनाता है। फ्लोरीन की भांति ऑक्सीजन भी छोटे आकार का एवं अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। अतः ऑक्साइड आयनों के साथ भी ये तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक बनाते हैं। अतः वेनेडियम +5 का वेनेडेट आयन VO4-3, क्रोमियम +6 का क्रोमेट आयन CrO4-2, मैग्नीज +7 का पर मैग्नेट आयन MnO4- काफ़ी स्थायी आयन हैं। इसके अतिरिक्त माध्यम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतः अम्लीय माध्यम में निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं, जबकि क्षारीय माध्यम में धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं विद्यमान रहती हैं। यही कारण है कि संक्रमण धातुओं के हाइड्रोक्साइड वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। उदाहरणार्थ हल्के हरे रंग का फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पाई इलेक्ट्रॉन लिगेंड के साथ संक्रमण धातु शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में भी उपस्थित रहते हैं। ऐसी अवस्था में लिगेंड धातु के साथ दो प्रकार का व्यवहार करता है, सिग्मा दाता यानी सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर ग्राही या पाता। अर्थात लिगेंड धातु को, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, लिगेंड धातु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देख करके पहले सिग्मा बंध बनाता है, जिसके फलस्वरूप धातु परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है, जिसका विस्थारीकरण करने के लिए धातु स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए धातु अपने डी कक्षक जो लिगेंड हैं अणु के रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों के साथ सह पार्श्वीय अतिव्यापन वैकेंट एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ में कोलेट्रल ओवरलैपिंग करके पाई बंध बना लेते हैं। इस प्रकार के बंध को पश बंध यानी बैक बॉन्डिंग बंधन कहते हैं। जैसे कार्बोनाइल CO, NO, N2 इत्यादि जो लिगेंड हैं, ये सारे के सारे पश बंधन बना करके स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। हम इसके पश्चात यह बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ इसके बंधों में सहसंयोजक गुण बढ़ता जाता है। इसका कारण है कि जब धातु आयन अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं तो आयन पर आवेश का घनत्व अधिक हो जाता है, जिससे उसकी ऋण आयन की ध्रुवीकरण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसा कि ये फायंस का नियम कहता है, फलतः अणु में सहसंयोजक गुण भी बढ़ जाते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बिंदु से कई बार पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से यौगिकों की अम्लता व क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। जैसे TiO, VO वेनेडियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड,
क्रोमियम ऑक्साइड आदि क्षारीय होते हैं, जबकि Ti2O3 ट्राई ऑक्साइड, वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जबकि CrO3 क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई अम्लीय होता है। ओके।